हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास लर्न विद साक्षी। पिछले क्लास में हमने 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर के जरिए पूरी टॉपिक को रिवाइज किया था। आज की वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बाद से 1947 तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 है। इसमें कुल 5 पार्ट आएंगे, जिसमें से इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही रिवीजन भी करेंगे। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, ऊपर एग्जाम्स के नाम, हमारा उद्देश्य इन एग्जाम को क्रैक करना है, इसीलिए हम इस सीरीज को बीपीएससी एग्जाम से पहले ही खत्म करेंगे, जिसके लिए हम सबको साथ में मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं भी कोशिश करूंगी कि एक दिन बीच करके या फिर आगे जाके रोज रोज यही वीडियो अपलोड करूं। आप लोगों का साथ मिला तो हम वो भी जल्द शुरू करेंगे कि रोज रोज मैं क्लासेस करूं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और मेरे आंसर करने से पहले कोशिश करना कि आप लोग आंसर कर पाओ। अगर आपका आंसर सही होता है तो अच्छी बात है, अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, मैं सही आंसर बताऊंगी और साथ ही उसका रीज़न भी बताऊंगी। और आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताएं। चलिए पहला सवाल है, सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में दावा किया कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, ए ह्यूम का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाना था। हमारा तीसरा ऑप्शन, इस सिद्धांत का उद्देश्य भारतीयों के बढ़ते असंतोष को एक शांतिपूर्ण निकास देना था। बिल्कुल, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ह्यूम का उद्देश्य अंग्रेजों को एक और 1857 जैसे विद्रोह से बचाना था। अंग्रेजों को एक और 1857 जैसे विद्रोह से बचाना था, न कि भारतीयों को आज़ादी दिलाना। इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 हमारा है। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत के बारे में क्या सही है। पहला ऑप्शन है, इसका वर्णन उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में है। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि ब्रिटेन होम चार्जेस के नाम पर भारत का पैसा बाहर ले जा रहा है। कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में औपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया। कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में औपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया। ये भी सही है। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहला ऑप्शन, उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में पहली बार समझाया कि कैसे भारत का धन बिना किसी प्रतिफल के इंग्लैंड भेजा जा रहा है। बिना किसी प्रतिफल के उन्होंने बताया कि होम चार्जेस के नाम पर भारत का पैसा बाहर जा रहा है। होम चार्जेस जिसे गृह प्रभार कहा जाता है। इसका मतलब था लंदन में इंडिया ऑफिस का खर्च, इंडिया ऑफिस का खर्च, ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन और वेतन, ये सारा पैसा भारत के राजस्व से जाता था। और तीसरे ऑप्शन का मतलब है, कांग्रेस अपने शुरुआती दिनों में ब्रिटिश अर्थनीति पर बोलने से बचती थी, लेकिन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि अंग्रेजों की वजह से भारत में अकाल और गरीबी बढ़ रही है। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। सवाल में ये जरूर मार्क करें। इसके द्वारा पहली बार निर्वाचन स्पष्ट माफ कीजिए इसके द्वारा पहली बार निर्वाचन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। ये गलत है, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में गलत पूछा, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्यों गलत है? इस अधिनियम के माध्यम से भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत तो हुई, लेकिन चालाकी से कानून में कहीं भी निर्वाचन या चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसे मनोनयन से रिप्लेस कर दिया गया, चुनाव नहीं। दूसरा है, इसने बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का नहीं। बिल्कुल सही है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार
1909 के एक्ट में मिला था। ऑप्शन सी और डी। परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यह नरमपंथियों की पहली बड़ी संवैधानिक जीत मानी जाती है। सही है। नरमपंथियों की याचिका नीति की वजह से अंग्रेजों ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई थी। आसानी से बिना किसी हिंसा के अपनी बात मनवाने की नीति भारतीयों की उस समय नरमपंथियों की उसे याचिका नीति कहा जाता है कि वो उनसे याचिका करते थे कि हमारी ये मांगे हैं और आप इसे पूरा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के बारे में इन तथ्यों पर विचार करें। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इसे देखते हैं। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर 1892 में उदारवादी लिबरल को उदारवादी माफ कीजिए मैंने गलत लिख दिया। उदारवादी पार्टी के टिकट पर वे फिन्सबरी सेंट्रल से ब्रिटिश संसद के निचले सदन में चुने जाने वाले पहले एशियाई या भारतीय बने। दूसरा, उन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडली नामक संस्था बनाई थी। ये भी सही है। उन्होंने बंबई में महिलाओं और युवाओं की शिक्षा के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी। उन्होंने कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। बिल्कुल। पहली बार 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में फिर से कलकत्ता। 1906 वाले अधिवेशन में ही उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसका आंसर हो गया हमारा 1, 2, 3। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ है सुमेलित करने का। हंटर कमीशन बनी थी। लॉर्ड रिपन का समय आया। इसका मुख्य फोकस प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में देना और माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना था। रिपन के समय 1882 में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। यह कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रैले कमीशन की सिफारिश पर इसे पास किया। इसका असली मकसद विश्वविद्यालयों पर ब्रिटिश सरकार का कड़ा नियंत्रण स्थापित करना था ताकि छात्र राजनीति को दबाया जा सके। कर्जन के समय थॉमस रैले कमीशन। थॉमस रैले कमीशन। शडलर आयोग। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की कमियों को दूर करने के लिए बना था, जिसने स्कूल स्तर पर 12 वर्ष की पढ़ाई की सिफारिश की। वो डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। यह डलहौजी के समय आया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसी के बाद भारत में आधुनिक शिक्षा का ढांचा तैयार हुआ। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ। यह कटाक्ष किसने किया था? इसका उत्तर तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का मानना था कि कांग्रेस के नेता केवल साल में एक बार 3 दिन के लिए इकट्ठा होते हैं और बड़े पदों को पाने के लिए राजनीति करते हैं। उन्हें देश की जनता की फिक्र नहीं है। सर सैयद अहमद खान। इन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी और मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए कहा था। पैट्रियोटिक एसोसिएशन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और और मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अवसान में मदद करूं और मैं इसे मरते हुए देखूं। अगला ऑप्शन है हमारा अरविंद घोष। इन्होंने कहा था कांग्रेस टीबी से मरने वाली है। कांग्रेस टीबी से मरने वाली है।
7वें सवाल पे आते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में क्या सही है? इसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। इसे लॉर्ड लीटन ने पारित किया और लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल गई ताकि इस कानून से बचा जा सके। बिल्कुल। हमारा पहला ऑप्शन को देखते हैं। इस कानून के तहत भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। यहाँ लिखती हूँ, भारतीय भाषाओं के अखबार पर प्रतिबंध लगाए गए। मजिस्ट्रेट को बिना अपील के किसी भी प्रेस को जब्त करने का अधिकार था, इसलिए इसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। गैगिंग एक्ट या मुंह बंद कराने वाला कानून। दूसरा है लॉर्ड लिटन ने लागू किया और रिपन ने समाप्त किया। ये बिल्कुल सही है। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में देखते हैं। शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका मुख्य रूप से बंगाली में छपती थी। इस दमनकारी कानून की मार से बचने के लिए उन्होंने रातों रात अपने पूरे अखबार का माध्यम बदलकर अंग्रेजी कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। इल्बर्ट बिल विवाद का मुख्य कारण क्या? इल्बर्ट बिल विवाद 1833। ऑप्शन है भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने। आइए इसको देखते हैं। वायसराय लॉर्ड रिपन के कानूनी सदस्य सीपी इल्बर्ट ने एक बिल पेश किया। इल्बर्ट बिल विवाद पेश किया। सीपी इल्बर्ट ने। इससे पहले नियम था कि कोई भी भारतीय जज किसी गोरे अपराधी का मुकदमा नहीं सुन सकता। इल्बर्ट बिल ने इस नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसके बाद भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका राष्ट्रव्यापी हिंसक विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहा गया। श्वेत विद्रोह। अंग्रेजों के इस दमन के आगे रिपन को झुकना पड़ा और बिल में संशोधन करना पड़ा। इस घटना से भारतीयों को समझ में आ गया कि असंगठित होकर विरोध करने से सरकार को झुकाया जा सकता है। नरमपंथी मॉडरेट्स की कार्यप्रणाली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल ने नरमपंथियों की पीपीपी नीति, इनकी नरमपंथियों की नीति थी पीपीपी अर्थात प्रोटेस्ट, प्रेयर और पेटिशन, यानी विरोध, प्रार्थना और याचिका। इन तीनों की कड़ी निंदा की। तिलक ने कहा था कि साल में एक बार मेढक की तरह टर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेढक की तरह टर। बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने इसे भिक्षावृत्ति का नाम दिया। भिक्षावृत्ति। उसके बाद लाला लाजपत राय नरमपंथी अवसरवादी है। इन्होंने कहा नरमपंथी अवसरवादी है। वे सभी मानते थे कि अधिकार भीख में मांगने से नहीं, संघर्ष से मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सभी ने कांग्रेस की कार्यप्रणाली की निंदा की थी। लॉर्ड कर्जन के सबसे विवादास्पद कार्यों में शामिल बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या बताया गया? इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। यह आंसर क्यों सही है इसे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जनता के सामने यह दलील दी कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, जिसमें आज का बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल शामिल था उस समय, और एक गवर्नर के लिए इतने बड़े क्षेत्र पर प्रशासन संभालना मुश्किल है। लेकिन इसका असली कारण था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, राष्ट्रवाद को दबाना। ये पर्दे के पीछे के कारण थे। पर्दे के पीछे अंग्रेजों की चाल फूट डालो और राज करो की नीति थी, डिवाइड एंड रूल की। वे पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य और पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल्य प्रांत बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन के गढ़ को कमजोर करना चाहते थे।
मुस्लिम बाहुल्य और इधर हिंदू बाहुल्य प्रांत बनाकर वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट बंगाल आंदोलन के गढ़ को कमजोर करना चाहते थे। लेकिन जब परीक्षा में आधिकारिक कारण पूछा जाए आपसे, तो उत्तर हमेशा प्रशासनिक सुविधा को ही आप लगाएं, क्योंकि ये कारण पीछे के है। फ्रंट पे ये कारण था कि प्रशासनिक सुविधा, अंग्रेजों ने यही कारण दिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमला किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किया गया था। हमले में गलती से कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड का बदनाम जज किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को बेरहमी से कोड़े लगाने की सजा देता था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उसे बग्घी समझकर बम फेंका, लेकिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि भारतीयों से हमदर्दी रखने वाली कैनेडी की पत्नी और बेटी थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। कैनेडी की पत्नी और पुत्री। तीसरा है, प्रफुल्ल चाकी को पकड़े जाने के बाद फांसी दी गई, जबकि खुदीराम बोस ने स्वयं को गोली मार ली। नहीं, यहाँ उल्टा लिखा है। ये तथ्यों को उलट दिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा घाट स्टेशन पर पुलिस से घिरने के बाद खुद को गोली मार ली थी। प्रफुल्ल चाकी मोकामा घाट स्टेशन पर, जबकि खुदीराम बोस ने पकड़े गए थे और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन के कारणों के बारे में क्या सही है? नरमपंथी और गरमपंथी स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर असहमत थे। गरमपंथी चाहते थे कि 1905 का स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल से बाहर पूरे देश में फैले, जबकि नरमपंथी इसे सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। दूसरा है सूरत विभाजन। ताप्ती नदी के किनारे में अध्यक्ष पद को लेकर। दूसरा ऑप्शन है, गरमपंथी लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी रास बिहारी घोष के पक्ष में थे। ताप्ती नदी के किनारे सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था के अध्यक्ष पद को लेकर भारी विवाद हुआ था। नरमपंथी की चाल चलकर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुन लिया, जिससे बात इतनी बड़ी कि जूते चप्पल तक चल गए थे। विभाजन के बाद अगले 9 वर्षों तक गरमपंथी कांग्रेस से बाहर रहे। ये भी है सही। इस विभाजन के बाद गरमपंथी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर ही दोबारा कांग्रेस में शामिल हो पाए। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही। मैंने क्वेश्चंस में सारे सही इसलिए डाले हैं ताकि हम इसका अच्छे से विश्लेषण कर पाए और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाए। अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना पी मित्र ने प्रमथनाथ मित्रा ने बंगाल में की थी। अनुशीलन समिति बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था थी। दूसरा है, बिहार में इसकी एक शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। इसकी एक शाखा 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में स्थापित की थी। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बिहार के परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं कि अनुशीलन समिति की शाखा पटना में कब स्थापित की गई थी, 1913 में, या फिर 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी, पटना में, और किसने की थी, तो सचिंद्र सान्याल ने। तीसरा, यह एक नरमपंथी संगठन था जो प्रार्थना पत्रों में विश्वास रखता था। नहीं, ये नहीं है। यह कोई नरमपंथी संस्था नहीं थी, बल्कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी। गुप्त क्रांतिकारी संगठन। इसका नारा था खून के बदले खून, खून के बदले खून। ये बम बनाना और हथियार चलाना सिखाते थे। बम बनाना प्लस हथियार चलाना। गलत कथन चुनना है तो गलत कथन में केवल 3। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी जो 1913 में बनी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। संस्थापक अध्यक्ष, इसके संस्थापक सोहन सिंह भाखना। 3 3। मुख्यालय
सैन फ्रांसिस्को। एक हमारा आंसर तो यहीं से मिल गया। आइए इसको और डिटेल में देखते हैं। छात्र अक्सर यहाँ गलती कर देते हैं। पहला ऑप्शन जैसे संस्थापक सदस्य, हमारा आंसर हो जाएगा सुखन सिंह बागमा। लेकिन अगर आपको अच्छे से ना पता हो तो आप लाला हरदयाल लगा सकते हैं। गदर पार्टी का शुरुआती नाम था, तो गदर पार्टी का शुरुआत में नाम था, लिख देती हूँ मैं, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसके पहले अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भाखना थे। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसे युगांतर आश्रम भी कहा जाता है। इसके मुख्यालय को युगांतर तीसरा है मुख्य रणनीतिकार में हो जाएंगे लाला हरदयाल। वे इसके रीढ़ की हड्डी और महासचिव थे। मुख्य पत्रिका गदर साप्ताहिक, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो उर्दू, गुरुमुखी कौमा हो जाएगा और अन्य भाषाओं में भी छपती थी। इसके पहले पृष्ठ पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भारतीय स्मारकों को नष्ट करना नहीं, ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत और संरक्षण करना। बिल्कुल, हमारा आंसर मिल गया। लॉर्ड कर्जन को भारतीय इतिहास और पुरातत्व में गहरी रुचि थी। इस अधिनियम के माध्यम से उसने भारत में पहली बार प्राचीन इमारतों के रख रखाव के लिए 50,000 पाउंड की राशि स्वीकृत की। इसी कानून के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, जिसे हम ASI भी कहते हैं, एक नया और मजबूत स्वरूप मिला। यह कर्जन के कार्यकाल का सबसे प्रशंसनीय और सकारात्मक काम माना जाता है। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने और कहाँ की? अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने नासिक महाराष्ट्र में की थी। इसकी स्थापना क्यों हुई थी इसे भी देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नाम का संगठन बनाया था। मित्र मेला, जो 1904 में गुप्त बैठकों के बाद अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था में तब्दील हो गया। यह इटली के मैजिनी के यंग इटली से प्रेरित है। ऑप्शन बी गलत है, मगर भगत सिंह ने 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की थी। चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। दिल्ली दरबार के महत्वपूर्ण परिणामों के संदर्भ में विचार करें। पहला है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। वायसराय हार्डिंग। क्रांतिकारी आंदोलन के भारी दबाव के कारण अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। साथ ही घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता, जो उस समय राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका था, उससे बदलकर दिल्ली की जाएगी। यह 1912 में कलकत्ता से दिल्ली लागू हुआ। या 1912 में
इसी दरबार में यह भी तय हुआ कि बिहार और बंगाल को अलग करके, माफ कीजिए, बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। बरिशाल जो अब बांग्लादेश में है, में एक स्कूल, बांग्लादेश के बरिशाल में अश्विनी कुमार दत्त ने इस समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने स्वदेश वस्तुओं को इस्तेमाल, सामाजिक सुधारों और अकाल के समय लोगों की मदद करके आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाया था। आगे बढ़ते हैं। मैडम बीकाजी कामा के बारे में क्या असत्य है? उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा फहराया था। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ये PYQ भी है। वे दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। बिल्कुल सही है। मैडम कामा पारसी मूल की साहसी महिला थी। पारसी थी। उन्होंने दादाभाई नौरोजी के साथ लंदन में काम किया था। 1907 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में उन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। उन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नहीं, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। मार्ले मिंटो सुधार का सबसे घातक प्रभाव क्या था? इसका आंसर हो जाएगा भारतीयों को बजट पर चर्चा का अधिकार मिलना। नहीं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था। बिल्कुल यही है। इस अधिनियम ने भारत में संस्थागत सांप्रदायिकता की शुरुआत की। इसके तहत मुस्लिम सीटों को केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे और उन्हें केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को पत्र में लिखा कि हम नाग के दांत यानी ड्रैगन्स टीथ बो रहे हैं और इसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह नीति अंततः 1947 में भारत के विभाजन का कारण बनी थी। यह मॉर्ले ने मिंटो को लिखा था। महात्मा गांधी के भारत आगमन और उनके शुरुआती वर्षों के संदर्भ में विचार कर। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत आए। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले की सलाह पर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना से पहले 2 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया था। नहीं। पहले देखते हैं ये दोनों सही क्यों हैं। गांधी जी 21 वर्षों के बाद 9 जनवरी 1915 को 21 वर्षों बाद 21 वर्षों के बाद भारत आए और गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने राजनीतिक गुरु बनाया। वो उनकी राजनीतिक गुरु से बहुत प्रभावित थे। तीसरा गलत क्यों है? गोखले ने गांधी जी को सलाह दी थी कि भारत की सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले वे 2 साल नहीं 1 वर्ष देश का भ्रमण करे और अपने कान खुले रखे पर मुंह बंद। गांधी जी ने वैसा ही किया। 1915 में ही अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की नींव रखी। अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम जो बाद में साबरमती नदी के किनारे ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद इसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। लखनऊ समझौता 1916 के ऐतिहासिक महत्व के बारे में क्या सही? इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से 1907 में अलग हुए नरम और गरम दल फिर से एक मंच पर आए, जो 1907 में अलग हो गए थे। इसमें साथ आए एकीकरण एनी बेसेंट और तिलक के एक साथ कोशिश करने से। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अध्यक्षता अंबिका AC मजूमदार। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहयोग के लिए समझौता हुआ। कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार के सामने साझा राजनीतिक मांगे रखने का फैसला किया, लेकिन इसके बदले कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक भूल की उस समय कि उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की सांप्रदायिक मांग को औपचारिक मंजूरी दे दी, जिसे कांग्रेस अब तक खारिज करती आई है। आज भी अगर बात होती है तो वो उसे खारिज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में सुमेलित कर। तिलक के लीग का मुख्यालय बेलगांव, पुणे नहीं, मद्रास। तिलक के लीग का मुख्यालय
बेलगांव, पुणे। एनी बेसेंट किली का मुख्यालय मद्रास, अडियार। तिलक का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, बॉम्बे छोड़कर कर्नाटक और मध्य प्रदेश। एनी बेसेंट का पूरा भारत, बॉम्बे छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे तिलक का होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। इसका आंसर हो जाएगा 2143। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार स्पेशल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वो बिहार के एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला है, राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को बिहार आने का न्योता दिया था। जी दिया था। यह तिनकटिया पद्धति के विरोध में था। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी शामिल थे। सही है। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही गांधी जी बिहार आए। यहाँ अंग्रेज जमींदार किसानों को उनकी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे, जिसे तिनकटिया प्रथा कहा जाता है। गांधी जी की सहायता के लिए उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा साथ में ही आए थे। चौथा, सरकार ने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई, जिसमें गांधी जी को सदस्य नहीं बनाया गया। नहीं, ये गलत है। यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्यों? जब गांधी जी ने आंदोलन किया तो घबराकर सरकार ने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी नाम का एक जांच आयोग बनाया और गांधी जी को इसका सदस्य बनाया गया था। गांधी जी ने सारे सबूत कमेटी के सामने रखे, जिसके बाद तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 और खेरा सत्याग्रह 1918 के बीच क्या अंतर है? अहमदाबाद औद्योगिक था, जबकि खेरा किसान आंदोलन था। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में देखते हैं। यह मार्च 1918 में हुआ था। कभी कभी साथ में 1918 में वे प्रमुख आंदोलन और हड़ताल को साथ में दे देता है और कहता है कि टाइम वाइज इसको सजाए। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1918 के मार्च में शुरू हुआ था अहमदाबाद। यह मिल मालिक और सूती कपड़ा मिल के मजदूर के बीच प्लेग बोनस को लेकर एक औद्योगिक विवाद था। प्लेग बोनस को लेकर एक औद्योगिक विवाद था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का अस्त्र आजमाया था। भूख हड़ताल पहली बार। खेरा किसान आंदोलन के बारे में देखते हैं। यह मार्च से जून के बीच में हुआ था। यह गुजरात के खेरा जिले के किसानों का आंदोलन था। सूखा पड़ने के कारण फसल नष्ट हो गई, फिर भी अंग्रेज अब लगान वसूल रहे थे। गांधी जी ने किसानों से कर न देने की अपील की। यह गांधी जी का पहला वास्तविक किसान आंदोलन था। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 को किसने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी? इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटेन का लक्ष्य भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना है। कांग्रेस के नरमपंथी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस वादे का स्वागत किया और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। वे इतने खुश हुए कि उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना ली। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना ली थी कांग्रेस से अलग होकर। इसके विपरीत गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक ने इस घोषणा की आलोचना करते हुए कहा था, यह एक ऐसा सवेरा है जिसका सूरज ही गायब है। मॉन्टेग्यू, याद रखिए ये कोट मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यह एक ऐसा सवेरा जिसका सूरज ही गायब है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे मैग्ना कार्टा कह दिया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 सैडलर आयोग 1917 की सिफारिश में क्या शामिल था? स्कूल की पढ़ाई 12 वर्ष की होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री 3 वर्ष की होनी चाहिए। महिला शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देने का बात की गई थी। डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में M.E. सैडलर की अध्यक्षता में यह आयोग मूल रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बना था। फोकस था इसका कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच। ये हमने पीछे भी देखा है, एक सवाल में ये आया था, समस्याओं की जांच। इसमें सिफारिश की कि विश्वविद्यालय में दाखिले से पहले छात्र को 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा यानी इंटरमीडिएट पूरी करनी चाहिए। विश्वविद्यालय का कोर्स 3 साल का होना चाहिए।
और विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर व्यवहारिक शिक्षा, महिला शिक्षा और टीचर्स ट्रेनिंग पर जोर देना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा भी हम जोर देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना कोई कारण बताए, बिना वारंट के, केवल शक के आधार पर 2 साल तक के लिए 2 साल तक के लिए 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर सकते थे। इसलिए जनता ने इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। दूसरा है हमारा, इसका आधिकारिक नाम अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। बिल्कुल, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर बने इस कानून का असली नाम यही था, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसे हिंदी में अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा बनाई थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ में देशव्यापी हड़ताल के लिए बॉम्बे में देशव्यापी हड़ताल के लिए बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन किया और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाने की अपील की। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर द्वारा गोली चलवाने के कारण दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड, जिसके बाद नाम के आगे सर लगता था, इसे लौटा दिया। महात्मा गांधी, इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। शंकरन नायर, इन्होंने रॉलेट एक्ट पर इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। हंटर कमेटी जो जालियांवाला बाग की जांच के लिए बनी थी, इसके बारे में क्या सही है? इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में कुल 8 सदस्य थे। इनमें से 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्यों के नाम मैं लिख देती हूँ। चिमन लाल, उसके बाद है जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद। दूसरा कथन है, कमेटी ने जनरल डायर की कार्य को कर्तव्य की गलत धारणा कहकर उसे हल्का दोष दिया। सही है। इस कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह पक्षपातपूर्ण थी। उसने डायर के नरसंहार को केवल एक भूल या कर्तव्य की गलत समझ माना। डायर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसे नौकरी से हटा दिया गया। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। बिल्कुल, डायर जब ब्रिटेन लौटा तो वहां के रूढ़िवादी उच्च सदन, यानी इसे आप ध्यान रखें कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसे उच्च सदन ने यह पदवी दी थी, ना कि निम्न सदन ने बाकायदा प्रस्ताव पास कर उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और शेर कहा, और ब्रिटिश जनता ने उसके लिए 26,000 पाउंड का चंदा इकट्ठा किया था। सोच सकते हो कितने बेरहम लोग थे वो। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में विचार करें। यह तुर्की के खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने तुर्की को हरा दिया था और वहां के सुल्तान, जो उस समय पूरी दुनिया के मुसलमानों के खलीफा यानी धार्मिक प्रमुख थे, उनके अधिकार छीन लिए। इसी के विरोध में भारत में आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा है, महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा अवसर माना जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा। गांधी जी ने देखा कि इतिहास में पहली बार मुस्लिम समुदाय अंग्रेजों से इतना नाराज है। इन्होंने इस गुस्से को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए खिलाफत का पूरा समर्थन किया ताकि हिंदू मुस्लिम मिलकर स्वराज की मांग कर सके। तीसरा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अली बंधु इसके मुख्य प्रणेता थे। बिल्कुल, ये भी सही है। मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद और हकीम अजमल खान ने मिलकर, यहाँ एक और नाम है हकीम अजमल खान ने मिलकर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी
अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई। नवंबर 1919 में दिल्ली में हुए इसके सम्मेलन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से महात्मा गांधी को चुना गया। 1919 में दिल्ली में इसके सम्मेलन में अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। तो ये भी सवाल आते हैं कि 1919 में खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके आंसर में हम महात्मा गांधी को टिक करेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में हुई गतिविधियों के बारे में क्या सही है? यहाँ पूछा है क्या सही है। पहला, मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। बिल्कुल, इसका आंसर भी ये भी ऑप्शन सही है। बिहार में मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक ने ही शुरू किया था। बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में बड़े नेता थे मजरूल हक। इन्होंने पटना के दीघा रोड पर मित्र खैरू मियाँ की दान की हुई जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। ये भी एक पॉइंट हो जाएगा कि जमीन किसने दान की थी, खैरू मियाँ। सदाकत आश्रम बना, यही से उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने और असहयोग की खबरों को फैलाने के लिए द मदरलैंड नामक साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। ये भी आप ध्यान रखें कि यह एक साप्ताहिक अखबार था। तीसरा कथन है हमारा, गांधी जी ने 1921 में पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। ये भी सही हो जाएगा हमारा। इसके बारे में देखते हैं। जब छात्रों ने अंग्रेजी कॉलेजों का बहिष्कार किया तो उनके वैकल्पिक विकास के लिए फरवरी 1921 में महात्मा गांधी ने पटना में राष्ट्रीय कॉलेज नेशनल कॉलेज नेशनल मैंने गलत लिख दिया, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ दोनों का की औपचारिक स्थापना की। इसके पहले कुल अधिपति यानी चांसलर मजरूल हक यानी कि पहले कुलाधिपति मजरूल हक थे और कुलपति, और यहाँ लिख देती हूँ कुलपति, ये कुलाधिपति थे और ये कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ये सब सवाल बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि है कि बिहार के एग्जाम में खासकर बीपीएससी जिसमें भी बिहार स्पेशल आता है उसके लिए ये सब जरूरी है, कुछ भी आ सकता है। असहयोग आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत और प्रस्ताव के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? यहाँ पूछा है गलत। सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। ये सही है। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसी में गांधी जी का असहयोग का प्रस्ताव पहली बार सामने आया था। यहाँ चित्तरंजन दास ने शुरुआत से ही इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया। नहीं, ये गलत है। सीआर दास, मदन मोहन मालवीय और जिन्ना शुरुआत में इस प्रस्ताव के घोर विरोधी थे। चित्तरंजन दास के साथ मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, ये सब शुरुआत में इसके घोर विरोधी थे। सीआर दास का मानना था कि परिषदों का बहिष्कार करने से बेहतर है कि चुनाव लड़कर अंदर से सरकार को हराया जाए। नागपुर अधिवेशन में सीआर दास ने स्वयं असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव रखा। ये भी सही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नियमित नागपुर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सी राघवाचारी थे, आपके सी विजय राघवाचारी थे, तब गांधी जी ने सीआर दास को मना लिया था। इसके बाद सीआर दास का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने खुद मंच पर आकर असहयोग का मुख्य प्रस्ताव पेश किया। 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस निर्णय पर किसने कहा कि जब उत्साह अपने चरम पर था तब पीछे हटने का आदेश देना एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य था? यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी जिसमें से 22 पुलिसकर्मी
जलकर मर गए। गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर तुरंत आंदोलन वापस लेने का आदेश दिया। इस फैसले से देश के लगभग सभी नेता स्तब्ध और नाराज थे। सबसे ज्यादा सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि जब पूरा देश जोश में था, जो ऊपर मेंशन किया गया है, तब अचानक पीछे हटना किसी राष्ट्रीय विपत्ति या दुर्भाग्य से कम नहीं था। मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में है। मोतीलाल नेहरू ने कहा था, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों मिलनी चाहिए? मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों मिलनी चाहिए? स्वराज पार्टी के गठन के संदर्भ में सुमेलित करें। इसके संस्थापक अध्यक्ष चित्तरंजन दास, महासचिव मोतीलाल नेहरू, गठन का स्थान इलाहाबाद, विचारधारा काउंसिल में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना। इसकी स्थापना इलाहाबाद में नेहरू परिवार के आवास आनंद भवन में हुई थी। 1924 का बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन क्यों ऐतिहासिक माना जाता है? यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वह 1924 के बेलगाम अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस में फूट रोकने के लिए यह कमान संभाली थी। कांग्रेस में फूट रोकने के लिए इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते, जिसके तहत स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ने की अनुमति मिली, पर मुहर लगाई गई। गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी और CR दास, चित्तरंजन दास समझौता पर मुहर लगाई गई। ली कमीशन और मूडी मैन कमेटी का संबंध क्रमशः किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा लोक सेवाओं और 1919 एक्ट का कार्य प्रणाली की जांच। पहले तो हम ली कमीशन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, जैसा कि नाम से ही प्रत्यक्ष है, लॉर्ड ली। यह रॉयल कमीशन भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज के पुनर्गठन के लिए बना था, यानी जैसा कि यहाँ लिखा गया है, पुनर्गठन के लिए। इसी ने सिफारिश की थी कि लोक सेवा आयोग, जिसे हम पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, की स्थापना तुरंत की जाए, जिसके बाद 1926 में लोक सेवा आयोग बना था। 1926 में लोक सेवा आयोग। इसके बाद हम मूडी मैन कमेटी देखते हैं। इसके अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मूडी मैन। जब स्वराज पार्टी ने विधानसभा में सरकार को घेरा तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, कि उसी की कमियों की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। इसका कारण हो जाएगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और प्रांतों में जो लागू द्वैध शासन था उसकी कमियों की। द्वैध शासन प्लस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की कमियों की जांच के लिए विट्ठल भाई पटेल का 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। यह स्वराजियों की सबसे बड़ी जीत थी। विट्ठल भाई पटेल कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई।
इसके बारे में आइए देखते हैं। विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे। 1925 में वे देश की केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए। 1925 में देश की केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने। यह स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी संवैधानिक सफलता थी क्योंकि उन्होंने सदन के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ब्रिटिश सरकार के कई दमनकारी विधेयक जैसे कि पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित होने से रोका था। साइमन कमीशन के गठन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और इसमें कितने भारतीय सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टैनली बॉल्डविन, यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था स्टैनली बॉल्डविन। ब्रिटिश टीम नवंबर 1927 में जब सरकार साइमन कमीशन के गठन की घोषणा, यहाँ भी हम देख लेते हैं, साइमन कमीशन की घोषणा 1927 में हुई थी, तब ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और स्टैनली बॉल्डविन वहां के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। कुल सदस्य 7 थे, जिसके अध्यक्ष सर साइमन थे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साइमन। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। भारतीयों का मुख्य गुस्सा इसी बात पर था कि हमारे देश के संविधान और भविष्य का फैसला केवल अंग्रेज करेंगे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा गया और पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाला अधिकारी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा J.A. स्कॉट, ये वाला। ये क्यों सही है इसे भी देख लेते हैं। 30 अक्टूबर का समय था, 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लाहौर के तत्कालिक पुलिस अधीक्षक J.A. स्कॉट ने बेरहमी से लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। स्कॉट ने स्वयं भी लाला जी पर लाठियां बरसाई, जिससे उनके छाती और सिर पर गंभीर चोटें आई। कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। मरने से पहले लाला लाजपत राय जी ने कहा था, यह एक प्रसिद्ध कोट है जिसे आप ध्यान रखेंगे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। इसी स्कॉट को मारने के इरादे से भगत सिंह और राजगुरु लाहौर के पुलिस ऑफिस पहुंचे, लेकिन पहचान की गलती के कारण उन्होंने स्कॉट की जगह सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करें। लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया था। ये बिल्कुल सही है। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ये भी सही है। भारत सचिव बर्कनहेड ने ताना मारा था कि भारतीय आपस में मिलकर एक ऐसा संविधान भी नहीं बना सकती जो सबको मंजूर है। इसी चुनौती को स्वीकार कर कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बैठाई गई। लिखा है, इस रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी। इसे आप ध्यान रखें कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी। तीसरा, इसने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर और संघीय शासन की सिफारिश की नहीं। ये हमारा गलत हो जाए। नेहरू रिपोर्ट ने सांप्रदायिक आधार पर मिलने वाले पृथक निर्वाचन मंडल को पूरी तरह खारिज कर दिया था और संयुक्त निर्वाचन मंडल की बात कही थी। इसी कारण मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेहरू रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA के बाद HSRA कहते हैं, 1928 के बारे में क्या सही? इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। बिल्कुल सही है।
चंद्रशेखर आजाद इसके मुख्य रणनीतिकार थे और भगत सिंह ने संगठन के नाम में सोशलिस्ट शब्द जुड़वाया था। ये भी सही है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। ये भी सही है। 1924 में कानपुर में बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ज्यादातर नेता काकोरी कांड के बाद जेल चले गए थे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता काकोरी कांड के बाद जेल चले गए थे। संगठन को दोबारा खड़ा करने के लिए सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक हुई थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन हुआ। भगत सिंह के विचारों के कारण संगठन के मूल नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं बल्कि भारत से पूंजीपति और जमींदारों द्वारा मजदूरों किसानों के शोषण को भी खत्म करना था। मुख्य उद्देश्य इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। अप्रैल 1929 में को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंका। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना और पर्चे बांटना। इस पे इसकी व्याख्या करते हैं। दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब मजदूर विरोधी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास किया जा रहा था, यहाँ पब्लिक सेफ्टी बिल प्लस ट्रेड डिस्प्यूट बिल, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दर्शक दीर्घा से खाली बेंचों पर 2 बम फेंके। इन बमों का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, वो कम क्षमता के बम थे। बम फेंकने के बाद उन्होंने हवा में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इनकलाब जिंदाबाद लगाते हुए पर्चे उछाले जिन पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वे भागने के बजाय अपनी जगह पर खड़े रह स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी ताकि वे अदालत का इस्तेमाल अपनी समाजवादी विचारधारा के प्रचार मंच के रूप में कर सके। जिन्ना के 14 सूत्र यानी 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना किस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में आए थे? इसका उत्तर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जिसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और जिन्ना द्वारा मांगे गए संशोधनों को कांग्रेस ने ठुकरा दिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मार्च 1929 में जिन्ना के 14 सूत्र मार्च 1929 में अपनी 14 मांगे पेश की। इसमें उन्होंने मुस्लिम के लिए 1/3 आरक्षण, मुस्लिम के लिए 1/3 आरक्षण, पृथक निर्वाचन और प्रांतों को पृथक निर्वाचन और प्रांतों को अधिक शक्तियां देने की वकालत की। यहीं से कांग्रेस और लीग के बीच की दूरी हमेशा के लिए बढ़ गई। ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन यानी 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित को सुनिश्चित करें। ऐसे सवाल मैंने इसलिए डाले क्योंकि इससे बहुत सारे फैक्ट्स कवर हो जाते हैं। जैसे अगर ऑप्शन में होता किसने अध्यक्षता की, मुख्य प्रस्ताव क्या था, तिरंगा फहराने का स्थान क्या, प्रथम स्वतंत्रता दिवस क्या, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल बनाने पड़ते। इस तरह के सवाल में हम मैचिंग वाला भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ ही बहुत सारे फैक्ट्स भी हमारे दिमाग में चले जाते हैं। आइए इसे देखते हैं। इसके अध्यक्ष में जवाहरलाल नेहरू, मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वराज। इसीलिए तो ये इतना फेमस है क्योंकि यहाँ पूर्ण स्वराज की बात करें। तिरंगा फहराने का स्थान रावी नदी के तट पर, ये हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की बात कही गई थी और आधी रात को झंडा फहराए गए थे वहां पे। और ये तय किया गया कि हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लोग आज़ादी की शपथ लेंगे प्रत्येक साल। 1929 में जतिन दास की शहादत का मुख्य कारण क्या था? जतिन दास, लाहौर में 64 दिनों की लंबी भूख हड़ताल। क्रांतिकारी जतिन दास के लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में। लाहौर जेल में रखा गया था। जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था, जबकि यूरोपीय कैदियों को अच्छी सुविधा मिलती थी। इसके खिलाफ भगत सिंह और जतिन दास सहित अन्य क्रांतिकारी ने भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल अपने साथ हुए भेदभाव के खिलाफ जतिन दास ने जबरन खाना खिलाने का भी कड़ा विरोध किया। 64 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल
सोच सकते हो आप, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को जेल के भीतर ही वो पूरी शहीद हो गए। इसी शहादत से पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। इरविन घोषणा अक्टूबर 1929 का मुख्य वादा क्या था? भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेटस की अस्पष्ट बात। भारत में बढ़ते क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और कांग्रेस के कड़े रुख को देखते हुए तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना है और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद इस पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में। हालांकि इस घोषणा में डोमिनियन स्टेटस की कोई बात निश्चित समय सीमा के लिए नहीं बताई गई, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने इसे अंग्रेजों का एक धोखा माना। बिहार में नमक सत्याग्रह की नींव रखने के लिए किस नेता ने गांधी जी के दांडी मार्च के समय बिहार का दौरा किया? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब गांधी जी ने गुजरात में दांडी मार्च की योजना बनाई तो बिहार के नेताओं के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बिहार की कोई अपनी समुद्री सीमा नहीं थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार करने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों का तूफानी दौरा किया था। उन्होंने तय किया कि बिहार के लोग चंपारण और सारण जिलों में मिट्टी से नमक यानी नोनिया मिट्टी से सोरा या नमक बनाने की विधि नोनिया मिट्टी से नमक बनाने की विधि अपनाकर नमक कानून तोड़ेंगे। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 16 अप्रैल 1930 से हुई। इसे भी स्टार मार्क करें आप। बिहार में नमक सत्याग्रह। बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच। बटलर कमेटी के बारे में देखते हैं। हरकोट बटलर की अध्यक्षता में गठित इस समिति को भारतीय राज्य समिति भी कहा जाता था। भारतीय राज्य समिति भी कहा जाता था। उस समय भारत में दो प्रकार की व्यवस्था थी। ब्रिटिश भारत, जहां सीधा शासन अंग्रेजों का था, और देसी रियासत, जहां राजा महाराजा शासन करते थे। इस कमेटी का काम ब्रिटिश क्राउन और इस देशी राजाओं के बीच के संबंधों की जांच करना था और बेहतर बनाना था। कमेटी ने सिफारिश की कि ब्रिटिश सत्ता को सर्वोपरि रहना चाहिए और राजाओं की रक्षा करना ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है। इसका गुप्त उद्देश्य राजाओं को कांग्रेस के लोकतांत्रिक प्रभाव से दूर रखना था। हमारा 50वां और आखिरी सवाल है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी। इनमें क्या शामिल नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा नमक कर को समाप्त करना, सैन्य खर्च में 50% की कटौती, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन को आखिरी मौका देते हुए अपनी अखबार यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री मांगे रखी। इसमें शामिल क्या क्या था? भू राजस्व यानी लगान में 50% की कमी, लगान में 50% की कमी। उसके अलावा नमक टैक्स, यहाँ लिखा है। सैन्य खर्च और प्रशासनिक वेतन में 50% की कटौती। नशीली वस्तु जैसे शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना जिस पर हिंसा के आरोप नहीं थे। इसे आप
ध्यान से देखें, राजनीतिक कैदी लिखा है यहाँ पे। राजनीतिक कैदी अर्थात जिन पे हिंसा के आरोप नहीं थे। जिस पे हिंसा के आरोप होते हैं वो आपराधिक कैदी की श्रेणी में आते हैं। मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान जैसी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों को इरविन ने नजरअंदाज किया और इसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। ये रहे हमारे 50 जो हमने पार्ट 3 में कवर किए। अगला पार्ट हमारा पार्ट 4 आएगा। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप ज़रूर दें। साथ ही अगर किसी और सब्जेक्ट का आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर ऐसे अच्छे लेवल के लेके आऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।